This is lecture 4 of polity, and here we are going to discuss about presiding officer of parliament. Parliament comprises of Lok Sabha and Rajya Sabha, as we all know, and there is a possible question which may come in your MCQ examination. So who is the presiding officer of Lok Sabha? It is the speaker. Okay? Speaker. And he is assisted by deputy speaker. Okay? Deputy speaker. Okay? Deputy speaker and speaker are elected by member of Lok Sabha through सिंपल मेजॉरिटी. याद रखिएगा, सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है. सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी? एनी वन ऑफ यू? एनी आइडिया अबाउट सिंपल मेजॉरिटी? देखो, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन, ध्यान से सुनिएगा, मोर देन 50% of the member who are present and voting. ठीक है. सिंपल मेजॉरिटी को एक और नाम दिया गया है, उसको कहते हैं फंक्शनल मेजॉरिटी. ठीक है. मोर देन 50%, 50% ऑफ मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन वोटिंग. इसका मतलब समझिए, लोकसभा के कितने मेंबर हैं? 543 मेंबर्स हैं. ठीक है. मान लीजिए लोकसभा में उस दिन ओनली 350 मेंबर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. एंड दैट वेरी डे दे हैव टू इलेक्ट द स्पीकर. जनरली स्पीकर का इलेक्शन कब होता है? एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा. व्हेन द लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, उस समय होता है. तो मान लीजिए 350 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, मान लीजिए. ठीक है. इतने ही मेंबर आ गए. 150 मेंबर्स कुछ खाना खा लिए, उनका पेट खराब हो गया. तो 350 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 175. इसका 50% क्या हुआ? 175 प्लस 1. ठीक है. अगर 176 ने वोट कर दिया तो स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि स्पीकर इज जनरली इलेक्टेड. जनरली क्या? फर्स्ट मीटिंग आफ्टर टेकिंग ओथ. फर्स्ट मीटिंग आफ्टर टेकिंग ओथ. आफ्टर टेकिंग ओथ. ठीक है. तो उसमें सारे मेंबर्स आएंगे. 543 जो इलेक्टेड हुए हैं, मान लो कोई बीमार पड़ गया तो 543 या 5 जो भी है, इतना तो आना ही चाहिए. ठीक है. तो टोटल कितना होगा? 172 मेंबर्स एटलीस्ट मस्ट वोट फॉर द स्पीकर. 543 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू व्हाट? 2, सॉरी 543 है, 272, तभी इसको मेजॉरिटी मिलेगी. ठीक है. आपको मैंने पहले भी बताया है, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होता है. कंफ्यूजन नहीं करना है. इलेक्शन रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड. ठीक है. कहां पे डिक्लेयर होता है? इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है.
ठीक है, इलेक्शन कमीशन 543 मेंबर्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद जो रूलिंग पार्टी, जो पार्टी मेजोरिटी में आई है, द पार्टी विच हैज गॉट मेजोरिटी, either the party will get majority or the alliance will get majority. पार्टी गॉट मेजोरिटी या फिर अलायंस को मेजोरिटी मिलेगा, alliance will get majority. So what will happen if the party gets majority or the alliance get majority? What will happen? ये तुरंत दौड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, उस पार्टी का प्रेसिडेंट, बीजेपी के प्रेसिडेंट कौन थे? जेपी नड्डा, बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, प्लस देयर प्राइम मिनिस्टोरियल कैंडिडेट with the letters of support of elected MPs, ठीक है, which must be more than 272। ठीक है, नॉर्मली यही होता है, एक्सेप्शनल केस को बाद में डिस्कस किया जाएगा, नॉर्मली यही होता है। इसके बाद प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलवाएंगे, प्रेसिडेंट विल गिव ओथ। ठीक है, ओथ प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ दिलवाया जाएगा, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 9 मेंबर्स ऑफ लोकसभा विल मीट, दिस इज जनरल कंडीशन, ये जनरल कंडीशन में होता है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आएगा। ठीक है, अब लोकसभा में जब पहला मीटिंग होगा तो इन लोग को फिर से ओथ लेना होगा सबको। अभी तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओथ लिया ना, और प्राइम मिनिस्टर। जरूरी नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा, दे कैन बी मेंबर ऑफ राज्यसभा और द मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो आया है अभी जीत के, या नीदर मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, इसको 6 महीने के अंदर मेंबर बनना है, 6 मंथ फ्रॉम द टाइम ऑफ ओथ। ठीक है, अब जो मेंबर ऑफ लोकसभा आएंगे सारे, इनका अटेंडेंस होगा, तो इन सब को ओथ दिलाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन सबको ओथ दिलाया जा रहा है, सारा 553 को ओथ मिलेगा। कौन ओथ दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, देखो प्रोटेम स्पीकर इंडिविजुअली सबको ओथ नहीं दिलवा सकता है, पर कोशिश की जाती है, आजकल कोशिश किया जाता है, पहले नहीं दिलवाया जाता था इंडिविजुअली। एक बार वो प्रोटेम स्पीकर अपने हाथ में चिट्ठा लोग के पढ़ते थे, आई, उसके बाद सबको अपना अपना नाम बोलता था और उसके बाद सबका ओथ और साइन करवा दिया जाता था बुला बुला करके। ठीक है, एवरीवन यूज्ड टू साइन वन बाय वन। ठीक है, और ओथ एक साथ दिलवा दिया जाता था। आजकल सिनेमा, रील, यूट्यूब बन गया है तो इंडिविजुअली भी होता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर सबको ओथ दिलवा देगा। ओथ दिलवाने के बाद पहला काम क्या होगा लोकसभा का? टू elect its presiding officer, elect its presiding officer। तो जो रूलिंग अलायंस है या रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी इन मेजोरिटी है, वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा। इसके पास तो मेजोरिटी वोट है ना जी, तो ये अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। अब वोट होगा तो हो सकता है कि जो आपका अपोजिशन हो वो भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करे। क्यों करेगा? कैंडिडेट इसलिए डिक्लेयर करता है, कभी कभी ये अपोजिशन भी सिंबॉलिक होता है कि हम आपको अपोज करेंगे सिंबॉलिकली। ठीक है, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी पूरे तरह से मेजोरिटी में आया है, ठीक है, तभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तभी यू विल हैव टू एक्सेप्ट जो भी है। ठीक है, एक सेकेंड,
ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी है, कैन यू गैस हियर मी? ठीक है। जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो तो मेजोरिटी लेके आया है ना, तो वो अपना कैंडिडेट जिता देगा। ठीक है। जब कैंडिडेट जीत गया तो स्पीकर इलेक्ट हो गया। अब स्पीकर अपना काम धाम संभालेगा। जैसे स्पीकर इलेक्ट होता है, बाय डिफॉल्ट प्रोटम स्पीकर खत्म हो जाता है। पहला काम है स्पीकर इलेक्ट करना आफ्टर ओथ। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी जैसे खत्म होता है, तो वैसे ही प्रोटेम स्पीकर खत्म हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? सीनियर मोस्ट मेंबर, दैट्स इट। उसका काम होता है सबको ओथ दिलवाना। वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, रूलिंग भी नॉन रूलिंग भी। मान लीजिए 2019 में क्या हुआ था, कमलनाथ वॉज प्रोटेम स्पीकर। He is from Congress, Indian National Congress. He was selected as pro tem speaker because he was a ninth term member of Lok Sabha. लोकसभा। तो भाई इससे ज्यादा किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, इवन दो ही वॉज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। तो इनका काम है ओथ दिलाना। ओथ दिलाना जैसे होगा, ये लोग क्या बनेगा, ये लोग बनेगा स्पीकर का इलेक्शन होगा। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय व्हाट मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी। ये क्वेश्चन आएगा, आपको लिख लेना। हम आपको बाद में बताएंगे मेजोरिटी कितने तरीके के होते हैं। मेजोरिटी तीन और चार, चार तरीके का मेजोरिटी होता है। ठीक है। तीन भी होता है, चार भी होता है। ठीक है। आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तीन ही है, लेकिन ऐसे चार होता है। ठीक है। इंडिया में तीन का ही जरूरत है, पर ऐसे मेजोरिटी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड वाइड पढ़ेंगे तो चार मेजोरिटी होता है। ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी से स्पीकर इलेक्ट हो जाता है। वंस द स्पीकर इज इलेक्टेड, दे कैन elect डेप्यूटी स्पीकर एज वेल। ठीक है। पर बीजेपी ने लास्ट तीन टर्म में डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट नहीं किया है। बीजेपी हैज नॉट इलेक्टेड, सही है ना ये बात, हैज नॉट इलेक्टेड डेप्यूटी स्पीकर। क्यों? एक कन्वेंशन है, रूल नहीं है। कन्वेंशन मतलब होता है ट्रेडिशन। एक ट्रेडिशन है कि डेप्यूटी स्पीकर मस्ट बी फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, कन्वेंशन। ठीक है। कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन। कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन। ठीक है। अब जो स्पीकर से आपको क्वेश्चन होगा, काइंडली नोट इट। रिमूवल। आप लोग को पॉलिटी इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग को रटवा दिया जाए। सो काइंडली बी प्रॉम्प्ट। ठीक है। अब स्पीकर का क्या है? रिमूवल। हाउ स्पीकर इज रिमूव्ड। ठीक है। इसके रिमूवल के लिए लगता है आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है। ये याद रखना। ठीक है। इसको बनाने में लगता है सिंपल मेजोरिटी, और इसको हटाने में लगता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज मोर देन more than 50% of the total membership of the house. ठीक है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है। यहां तक समझ में आया?
यहां तक समझ में आया या नहीं आया? देखो, सर। सुनो, अगर 543 मेंबर्स है, ठीक है, और 400 मेंबर प्रेजेंट है, तो कितना वोट मिलना चाहिए स्पीकर को रिमूव करने के लिए? 543 का आधा, दैट इज 273। इरेस्पेक्टिव की 543 प्रेजेंट नहीं है, ओनली 400 इज प्रेजेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है इनको। मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है। अगर 300 भी प्रेजेंट है तो भी 273। अगर 100 भी प्रेजेंट है तो बुलाइए जहां से बुलाना है आपको, और 273 वोट दलवाइए। अगर 273 वोट नहीं मिलेगा तो स्पीकर नहीं हटेगा। नाउ काइंडली आस्क। सर यही था कंफ्यूज जो, कितना ठीक है, हाउस का मेंबर जो कितना होना है, हाँ समझिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाउस का मेंबर कितना है, उसको ये फर्क पड़ता है कि जितना टोटल मेंबरशिप है उसका मोर देन 50% उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। तो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? इसको इलेक्ट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इसको रिमूव करने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? 50% ऑफ प्रेजेंट, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट, more than 50% of total membership of house। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? क्लियर सर। ठीक है, देखो, अब एक चीज और समझो। इसको रिमूव करने से पहले एक प्रोसेस है। देयर इज ए प्रोसेस विच हैज टू बी फॉलोड। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर। ठीक है, इसको 14 दिन स्पीकर को 14 डेज नोटिस दिया जाता है। डेज ऑफ नोटिस दैट देयर विल बी ए रिजोल्यूशन टू रिमूव यू। रिजोल्यूशन विल होगा, देयर विल बी ए रिजोल्यूशन टू रिमूव यू, टू रिमूव। उसके 14 दिन पहले इसको नोटिस दिया जाता है। ठीक है, दिस रिजोल्यूशन शुड बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस। टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस। देखो, जो आपका लोकसभा का सेक्रेटेरिएट है ना, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर छोड़ दो, वो तो आपका स्पीकर है। ठीक है, उसका जो सेक्रेटेरिएट है ना, ठीक है, उसमें ये फॉर्म जमा होगा, जिसमें एक एप्लीकेशन रहेगा कि वी वांट टू ब्रिंग इन द रिजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर। इट विल हैव सिग्नेचर ऑफ 50 मेंबर्स। ठीक है, ठीक है। अगर 50 मेंबर्स का सिग्नेचर नहीं है कि हम लोग इसको रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो इट विल नॉट बी एंटरटेन। क्योंकि फिर स्पीकर को रिमूव करने के लिए 5 आदमी, 2 आदमी साइन करके भेज देगा, तो फिर उस चीज को डिस्कस करना होगा ना हाउस में। तो कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए टू बी इंट्रोड्यूस्ड। अब जब इंट्रोड्यूस्ड होगा उसके 14 दिन पहले स्पीकर को नोटिस दिया जाता है।
क्यों नोटिस दिया जाता है? क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आपको बोलना होगा ना, सारे मेंबर्स को प्रेजेंट होना होगा। ठीक है, तो सारे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, और हो सकता है इस रिजोल्यूशन को फेल कर दें, रिजेक्ट कर दें। क्यों रिजेक्ट करें? क्योंकि स्पीकर एट द एंड ऑफ द डे बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी और अलायंस, अगर स्पीकर के खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, दैट मीन्स रूलिंग पार्टी और अलायंस डज नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। स्पीकर रूलिंग पार्टी और अलायंस का आदमी है, अगर इसको हराने वाला रिजोल्यूशन पास हो गया, तो दैट मीन्स यही है ना भाई कि रूलिंग पार्टी डज नॉट एंजॉयज द मेजोरिटी इन द हाउस। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर सर। क्लियर है? अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो मतलब रूलिंग पार्टी को मेजोरिटी नहीं है। तो आप बोलिए सर ऐसा रिजोल्यूशन क्यों लाएगा जब पास ही नहीं होगा? ये रिजोल्यूशन इसलिए भी आता है कि अपोजिशन बताना चाहती है कि स्पीकर इज नॉट अनबायस्ड, ही इज वेरी बायस्ड। इसीलिए हम लोग ऐसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिजोल्यूशन, हार जाए पर दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज ही इज बायस्ड। स्पीकर से उम्मीद क्या होती है? दैट ही विल बी अनबायस्ड। समझ में आया या नहीं आया? देखो, स्पीकर क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। यही सबको टाइम देते हैं ना कि कौन सा चीज डिस्कस करना है और किस पे कौन बोल सकता है। बोथ रूलिंग अलायंस एंड अपोजिशन, जो सरकार का मेंबर नहीं है, अपोजिशन, अगर ऑपोजिशन के साथ ये बायस्ड हो जाएं, इनको टाइम ही नहीं एलोकेट करें कि एजेंडा डिस्कस कर सकें, ठीक है, तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बायस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, तो अपोजिशन कम से कम इस चीज को पब्लिक करेगी कि नहीं करेगी कि आप बायस्ड हो? ठीक है, तो पब्लिक करने के लिए क्या करेगी? रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करेगी। रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होने के बाद 14 दिन का टाइम मिलेगा। 14 दिन के टाइम में स्पीकर सोचेंगे ना, ये लोग बड़े लोग हैं, स्पीकर सोचेंगे, लोग बड़े लोग हैं, कि भाई मेरे खिलाफ ऐसा रिजोल्यूशन क्यों आया। दे विल रिफ्लेक्ट अपॉन देयर एक्शन एंड दे विल ट्राई टू बी अनबायस्ड। देखो, जो लोग पार्लियामेंट लिखे थे ना, दोज हु वेर द people, those who were involved in making of Indian constitution, these people were people of high morale. That's the reason they have kept such kind of possibilities that where people will reflect on their actions. Do you think people, those who have been the maker of constitution, they were using unparliamentary languages in Lok Sabha? No, never. These people, such as Rajendra Prasad, such as Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Mavlankar, who were the people responsible with the constitution making process, they were people of high standards, high morale. So they brought such kind of things and mechanism in our constitution. ठीक है, तो पर्पस ये है। अगर रिजोल्यूशन पास हो गया तो इसका मतलब क्या होता है? सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, स्पीकर के खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो गया, तो सरकार क्या करेगी? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के दे विल रिजाइन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर along with the prime minister will take moral responsibility and they will resign. Why they will take moral responsibility? Because they have lost confidence of the house, lost the confidence of the house, तो वो लोग रिजाइन कर देगा। इसमें
नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही रिजाइन कर देगा। क्या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट बट ही बिकम्स केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, he is no more a full time minister, he is a caretaker prime minister until the president asks some other alliance to prove their majority। और जब अलायंस को मौका दिया जाता है मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, तो उसके पार्टी का प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाया जाता है, पीएम को ओथ दिलाएगा। ठीक है, जैसे इस पीएम को ओथ दिलाएगा, ये बाय डिफॉल्ट अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देगा। ठीक है, पीएम को ओथ देगा, पीएम ओथ लेने के बाद अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करेगा। वो प्राइम प्रेसिडेंट से टाइम ले सकता है, 10 दिन 15 दिन का। तो ही विल ट्राई टू प्रूव हिज कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आप बोलिएगा कि स्पीकर भी हो गया है, स्पीकर को भी निकाल दिया गया है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ रिजोल्यूशन आया था। तो इस समय हु विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा? डेप्यूटी स्पीकर। और डेप्यूटी स्पीकर एज ए कन्वेंशन इज ए मेंबर ऑफ, डेप्यूटी स्पीकर एज ए कन्वेंशन इज ए मेंबर ऑफ अपोजिशन, कन्वेंशन है। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करेगा एट द हाउस, डेप्यूटी स्पीकर इज वर्किंग एज स्पीकर, ही इज वर्किंग एज स्पीकर। अब समझ में आया क्यों डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन का होता था? कन्वेंशन क्यों स्टार्ट हो गया? क्योंकि फुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं आ रही थी। 2014 2019 एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाई बीजेपी, तो उसको कोई जरूरत नहीं था डेप्यूटी स्पीकर का। इस बार भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए जरूरत नहीं पड़ा है डेप्यूटी स्पीकर का। समझ में आया या नहीं आया? देखो, जरूरत नहीं पड़ा है इसके लिए डेप्यूटी स्पीकर नहीं चुना है, ये भी गलत है। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर को इसलिए भी चुनना चाहिए क्योंकि लोकसभा शुड रिप्रेजेंट दैट दे आर अनबायस्ड। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? हाँ आज वाला वीडियो जी दो सर, तीन एक बार सवाल देखना। था। हाँ, पूछो। सवाल वैलिड होना चाहिए यहाँ पे, पूछो। अभी करंटली डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं, तो अगर अभी स्पीकर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया तो कौन डिसाइड करेगा? देखो, एक बात अभी तो वही मैं बोला आपको कि ये जरूरत कब पड़ता है? जब सरकार अलायंस में रहती है, व्हेन द गवर्नमेंट इज इन अलायंस एंड द अलायंसेस आर इन अनकंफर्टेबल अलायंस। मतलब बीजेपी और आरजेडी अगर अलायंस कर ले तो ये अनकंफर्टेबल अलायंस है ना जी। ठीक है, अभी बीजेपी के पास कितना है सीट? अरे 250 समथिंग सीट है ना बीजेपी के पास अपना। हाँ या ना बोलोगे बाबू? नो आइडिया सर। Sir ji, I'm asking you guys, can you guys use even Google? What is the number of seat BJP has as member of parliament today? You need to have that idea. बीजेपी के पास कितना एमपी है? अरे आप लोग तो समझ ही नहीं रहे क्वेश्चन क्या है। 240। है ना? तो 240 क्यों है? हम पूछा है आपसे कि 240 मेंबर्स क्यों होना चाहिए? उफ, you guys are so slow. My dear student, use your Google,
272 is needed. What is the total number of MPs BJP have? बीजेपी को 272 चाहिए। अरे हाँ या ना बोलो ना भाई। स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? जी जी सर। जी सर। तो बीजेपी को कितना सीट चाहिए? 272। बीजेपी के पास कितना है? 240। बीजेपी को 240 है तो 272 में कितना डिफरेंस है? 32। ठीक है। जी इसके पास शिवसेना का सपोर्ट है। शिवसेना के पास ऑलमोस्ट 9 सीट है। ठीक है। इसके पास एलजेपी का सपोर्ट है। एलजेपी के पास 6 है। तो कितना हुआ? 255। ठीक है। तेलुगु देशम के पास 16 है। तो कितना हुआ? 271। जेडीयू के पास 12 है। तो कितना हुआ? 283। प्लस पवन कल्याण का जो पार्टी है उसके पास भी 2 सीट है शायद। ठीक है। तो कितना हुआ? 285। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो स्पीकर है उसका चुनाव बीजेपी हारेगी? नहीं अगर सर। बीजेपी का स्पीकर के खिलाफ रिजोल्यूशन लाया कांग्रेस ने, तो डू यू थिंक द स्पीकर विल गेट रिमूव्ड? नो नो। एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए ना उसके लिए। द स्पीकर विल नॉट गेट रिमूव्ड। अगर 543 मेंबर प्रेजेंट भी रहेगा तो भी उसको चाहिए 272 वोट अगेंस्ट द स्पीकर। जब ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर का जरूरत है बीजेपी को अभी? नहीं है सर। समझ में आ गया? डेप्यूटी स्पीकर क्यों बनाया जाता है? सिर्फ इसी के लिए नहीं बनाया जाता, वो सिंबॉलिक भी होता है कि हम डेप्यूटी स्पीकर बनाए हैं अपोजिशन से। इट्स सिंबॉलिक दैट वी आर गिविंग अपोजिशन ऑल्सो वॉइस। बीजेपी नहीं देना चाहता है ये सिंबॉलिक भी। उसको नहीं देना है ये सिंबॉलिक। काम खत्म। झूठ मूठ का दिखावा नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं करना है उसको दिखावा। उसको साफ बात कहना है, इफ यू आर इन इंडिया यू विल हैव टू फॉलो दीज थिंग्स. You don't have to be sympathetic towards the Bangladeshi immigrants because they are not the citizen of India. उसका कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, उसका अपना एजेंडा है। उसका कहना है भाड़ में जाओ, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ओपिनियन स्पेस ओवर हियर। ठीक है। आई एम गोइंग टू रूल एज पर माई विमेन फैंसीज बिकॉज आई हैव द मेजोरिटी। हर अलायंस का एक हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर। उसका एक पर्सनल ट्रेट होता है। ठीक है। दैट पर्सनल ट्रेट इज रिफ्लेक्टेड इन हिज लीडरशिप। मोदी जी का पर्सनल ट्रेट है क्या? स्ट्रांग। ही विल टेक स्ट्रांग डिसीजन irrespective of anything. Why he is taking strong decision? That is his personal trait, plus he has that support. बात खत्म। मनमोहन सिंह का पर्सनल ट्रेट नहीं था वैसा। ही वॉज माइल्ड एंड वांटेड टू बिल्ड कंसेंसस। सबको साथ लेके चलना चाहते थे। मोदी जी का कहना है कि मेरे भरोसे तो जीतते हो। बीजेपी का एमपी किनके भरोसे जीतता है? मोदी जी के भरोसे जीतता है, अपने भरोसे नहीं जीतता है। इसलिए मोदी जी बोले 400 पार, तो लोगों को लगा कि तो वोट तो मिल ही जाएगा, बहुत सारा इसका सपोर्टर वोट देने नहीं गया। नड्डा जी बोले कि हमको आरएसएस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेल्प नहीं चाहिए, तो आरएसएस भी नहीं गई।
तो जहां 400 पार हो रहा था वहां पे 240 पे आके रुक गए। समझ में आया? ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इसका इलेक्शन में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, ही इज द एक्स ऑफिशियो chairman of the Council of State. Is the ex officio chairman of the Council of State. ठीक है। Since he is the ex officio chairman of the Council of State, what does it means? He is chairman by virtue of his office. ठीक है, उसके ऑफिस की वजह से ही इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बाय दैट वर्च्यू ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विच इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा तो क्या करना होगा? तो इसको रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन पास होता है विथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन राज्यसभा। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन राज्यसभा। राज्यसभा में पास हो जाने के बाद लोकसभा अप्रूव करता है उसको विथ सिंपल मेजोरिटी। दैट इज ए पॉसिबल क्वेश्चन। आपको यही सवाल आएगा। राज्यसभा एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करता है, उसके बाद उसी चीज को अप्रूव, मतलब पहले राज्यसभा में पास होना चाहिए, उसके बाद लोकसभा में आना चाहिए, तो लोकसभा अप्रूव करेगा। और राज्यसभा में उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए, नॉट विथ सिंपल मेजोरिटी। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से वो अप्रूवल होगा। समझ में आया या नहीं आया? वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के ऊपर प्रिसाइड करता है, इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा इसको रिमूव करने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो प्रोसीजर जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा रिजोल्यूशन, तो राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो जाना चाहिए। अब जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास हो गया तो वो अप्रूवल के लिए जाएगा लोकसभा। अप्रूवल, लोकसभा अप्रूव करेगा विथ सिंपल मेजोरिटी। अगर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल नहीं मिला, फेल कर गया, तो वाइस प्रेसिडेंट विल रिमेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड बाय बीइंग एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो यही होगा, अप्रूवल मिला तभी ये रिमूव होगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक, बाकी लोग को समझ में आया या नहीं आया? समझ गया सर। समझ गया। मैनाऊ समझा या नहीं समझा? तागुम समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा आप लोग? चलो, अब देखो लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन ना, ये दोनों पार्टी में होता है, सॉरी दोनों हाउस में होता है, लोकसभा में भी। ठीक है, और राज्यसभा में भी। ठीक है।
ठीक है। राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ये जैसे कांग्रेस है, इसको बोला नहीं जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ये कांग्रेस पार्टी का लीडर होता है, लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ये लोकसभा में ये पोजीशन है, इट इज ओपन इन लोकसभा पोजीशन। पर ये काम जो है ना, कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है राज्यसभा में, वो भी प्ले करता है राज्यसभा में एज ए लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है। उसी तरह मोदी जी कहां पे हैं? मोदी जी इज मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है। तो राज्यसभा में बीजेपी का कोई मेंबर होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी मेंबर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी मेंबर होगा। दे विल बी द लीडर ऑफ बीजेपी इन राज्यसभा। समझ में आया या नहीं आया? सर और एक बार बोल दीजिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हूं आप लोग को। ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा। मैं कंफ्यूज कर दिया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है। लोकसभा में कौन है? राहुल गांधी है। ठीक है? राहुल गांधी। What is the criteria to become leader of opposition in Lok Sabha? You must have at least, you must, दो कंडीशन है, you must be the leader of main opposition party, the largest opposition party। main opposition party क्यों है? The largest opposition party। and second condition क्या है? Your party should have at least greater than 1/10 of the total strength, of the total strength। ठीक है। ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है? 543 है। तो इससे ज्यादा कितना होना चाहिए? 55 मेंबर्स होना चाहिए। तो कांग्रेस को इस बार 90 है, 99 या सम कितना है कांग्रेस को? मोर देन 90 प्लस है। ठीक है, 100 से नीचे है। तो राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? ठीक है। राज्यसभा में जो पार्टी वहां पे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है। ठीक है। उसका जो पार्लियामेंट्री लीडर होता है राज्यसभा में, लीडर इन राज्यसभा, ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन।
अपोजिशन इन राज्यसभा, पर इस पोस्ट में कोई दम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सरकार को कॉन्फिडेंस कहां पे चाहिए, लोकसभा में चाहिए, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन यहां होता है लोकसभा में। राज्यसभा में पार्लियामेंट्री हेड ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का जो हेड होता है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा माना जाता है, पर इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जो रूलिंग पार्टी है उसको लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि लोकसभा इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, ये मेंबर्स हैं उसके, ठीक है, मिनिस्टर्स हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो तो लोकसभा में भी जाकर के अपनी बात रखेंगे और राज्यसभा में भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि बिल दोनों जगह पास होता है, डिस्कशन दोनों जगह होता है। तो इनको इधर भी आना है और इधर भी आना है, तो दे आर पब्लिक मेंबर्स। हु आर पब्लिक मेंबर्स? द मेंबर्स हु आर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर द पब्लिक मेंबर, ठीक है। लोकसभा में जो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है, दे आर प्राइवेट मेंबर, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हो, रूलिंग या अपोजिशन, ठीक है। राज्यसभा में जो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है, दे आर प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। वेदर दे बिलोंग टू बीजेपी और कांग्रेस इज डज नॉट मैटर्स, बीजेपी का मेंबर हो या फिर कांग्रेस का हो, दोनों प्राइवेट है, बिकॉज दे आर नॉट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ में आया? पब्लिक मेंबर कौन है? जो राज्यसभा में भी जाएगा, लोकसभा में भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है, ठीक है। उसको वहां पे बताना है कि उसने अपने डिपार्टमेंट में ये काम किया है। फॉर देम both Lok Sabha and Raj Sabha, they will have to go and put up their statements, what they have done, what they are doing, explain their policies. So they are known as public members. ठीक है. Those who are not the members of Council of Minister, they are known as private members. चाहे वो बीजेपी का आदमी हो लोकसभा में, या कांग्रेस का आदमी हो, या आरजेडी का आदमी हो, या जेडीयू का आदमी हो, अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर नहीं है तो प्राइवेट मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आपको यही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कल, ठीक है, कल अभी मैं ये आपको दूंगा, काइंडली मेक नोट ऑफ इट, वॉट एवर आई हैव सेड, ठीक है, काइंडली मेक नोट ऑफ इट, ठीक है। सर, कल का लेक्चर को भी भेज दीजिए ना। हाँ, तो उसी को इसी में डाल दिया ना। कल के लेक्चर में आप लोग ने जो मनी बिल और ये पूछ के कंफ्यूजन कर दिया है ना, तो मुझे लगा कि भाई उसको डाल करके कंफ्यूज नहीं करना है। आज मैंने सारा चीज कर दिया, क्योंकि बिल्स में आपको पढ़ाऊंगा। बिल्स आपके बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ क्लासिफिकेशन, टाइप देख लो, ठीक है। अभी डिस्कस नहीं करूंगा कि बिल का मतलब क्या क्या है। यहाँ पे एक होता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, एक होता है फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल, ठीक है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस ले आएंगे, नया लॉ बना देंगे। जैसे
एजुकेशन को हमने क्या कर दिया, अब स्कूल एजुकेशन को हमने क्या कर दिया है, वी हैव मेड इट ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जिससे करेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2। ठीक है, दूसरा होता है मनी बिल। ठीक है, मनी बिल। Who will decide whether a finance bill is a money bill or normal finance bill 1, finance bill 2? It is the sole prerogative of Speaker of लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, पर लोकसभा के स्पीकर ने एक बार आधार को डिसाइड कर दिया था कि जो आधार है ये मनी बिल है, तो किसी ने चैलेंज कर दिया इस चीज को इन सुप्रीम कोर्ट, पुट्टू स्वामी वाला केस। ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फाइनल बोला कि चलो आधार इज मनी बिल। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि स्पीकर जो है अपने मन से किसी भी बिल को अगर मनी बिल बोल देता है तो दैट मे बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। पहले क्या था कि जो स्पीकर चाहे वो कर ले, अब स्पीकर के भी काम को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है ऑफ डिसाइडिंग वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। तो ये नया चीज सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में दिया, के पुट्टू स्वामी जजमेंट। सिर्फ नाम याद रखिए, के पुट्टू स्वामी जजमेंट में क्या हुआ, के पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीकर्स राइट टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। समझ में आया या नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट देखेगा वेदर स्पीकर का इंटेंशन इज ए मालाफाइड इंटेंशन और ए बोनाफाइड इंटेंशन टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट ए मनी बिल। ठीक है, क्यों मनी बिल डिसाइड करने में इशू है? क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा का कोई ताकत नहीं है। मनी बिल में इट इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा लोकसभा में विद इन 14 डेज विथ और विदाउट रिकमेंडेशन उस बिल को भेज देगा। इफ राज्यसभा डज नॉट returns the bill within 14 days, the bill is considered to be passed. And if Rajya Sabha returns the bill with an amendment, तो ये लोकसभा के ऊपर है कि वेदर उसको एक्सेप्ट करे या बिना एक्सेप्ट किए पास करा दे। समझ में आया या नहीं आया? तो इसमें सारा राइट किसके पास चला जाता है? लोकसभा। लोकसभा में पार्टी जो पावर में होगी उसी का स्पीकर होगा। तो जो पार्टी ऑफ पावर में होगी वो किसी भी बिल को मनी बिल घोषित करके राज्यसभा के किसी भी बिल को अगर मनी बिल घोषित कर दी, ठीक है, तो राज्यसभा के पावर को कर्टेल किया या नहीं किया? स्पीकर कोई भी बिल को मनी बिल बोल दे तो राज्यसभा के पावर को कर्टेल किया कि नहीं किया? कर्टेल किया। तो इस चीज में देखना होगा स्पीकर का इंटेंशन बोनाफाइड है या नहीं, या मालाफाइड है। तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई जजमेंट नहीं दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि स्पीकर्स राइट टू डिक्लेयर ए बिल मनी बिल और नॉट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। समझ में आया या नहीं आया? जुडिशियल मतलब, जुडिशियल रिव्यू मतलब दोबारा से व्यू करना। तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा से व्यू कर सकती है कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के किसी बिल को मनी बिल तो नहीं बोल दिया है
राज्यसभा के पावर को कर्टेल कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट जब लोकसभा में आती है, दे मे और मे नॉट हैव मेजॉरिटी इन राज्यसभा. तो हाउ दिस गवर्नमेंट ट्राई टू कॉन्ट्रवीन द राज्यसभा? बाय डिक्लेयरिंग इंपॉर्टेंट बिल एज मनी बिल. ठीक है. बजट में राज्यसभा का कोई काम नहीं है. ठीक है. बजट में बाय डिफॉल्ट वो मनी बिल हो जाएगा. बजट बाय डिफॉल्ट एक मनी बिल हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि बजट को लोकसभा में पास कराना जरूरी है. राज्यसभा में प्रोविजन है कि राज्यसभा कर देगा, क्योंकि लोकसभा में गवर्नमेंट के पास पावर है, तो राज्यसभा को विदाउट कोई रिकमेंडेशन पास कर देना चाहिए. लेकिन आजकल राज्यसभा कर नहीं रहा है. इवन प्रणब मुखर्जी ने अपील किया था कि भाई कर दीजिए, तो बीजेपी को मेजोरिटी थी नहीं, तो वहां पे कांग्रेस ने उसको पास नहीं किया, कुछ रिकमेंडेशन कर दिया. ठीक है. तो प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि भाई कर दीजिए, उनके पास नहीं है राज्यसभा में, लेकिन आप की तो बजट है ना, तो किसी भी सरकार का अधिकार है अपना बजट पास कराने का, तो उन्होंने नहीं किया. तो मनी बिल था, तो राज्यसभा का कुछ चलता भी नहीं है उसमें. लेकिन एक कंडीशन होता है कि यू शुड शो लार्ज हार्टेडनेस. तो कांग्रेस ने भी लार्ज हार्टेडनेस शो नहीं किया, बीजेपी ने भी डेप्यूटी स्पीकर दे करके लार्ज हार्टेडनेस शो नहीं किया. समझ में आया या नहीं आया? देखो, लार्ज हार्टेडनेस क्या होता है ना, अगर बीजेपी को लेस देन 50% था, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना. लीडर ऑफ अपोजिशन का जरूरत होता है कभी कभी. आप जब इलेक्शन कमीशन का चेयरपर्सन डिसाइड करते हैं, हु विल बी द चेयरपर्सन नहीं, हु विल द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो क्या आप लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुला सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, सीईसी के लिए बुला सकते हैं ना? तो बीजेपी ने नहीं बुलाया, इतना लार्ज हार्टेडनेस नहीं शो किया, क्योंकि ऑन पेपर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, पर बीजेपी को बुलाना चाहिए था. तो ना बीजेपी लार्ज हार्टेडनेस मैग्नानिमिटी शो करती है, ना कांग्रेस शो करती है. लोकसभा में गवर्नमेंट बनी, फुल मेजोरिटी थी, राइट. मनी बिल, बजट इज ए टाइप ऑफ मनी बिल, उसको पास किया, तो इसका अधिकार है कि गवर्नमेंट आई है, अपने हिसाब से प्लानिंग कर ले. तो राज्यसभा में भी अपोजिशन पास कर देती है, क्योंकि उनकी तो चलती नहीं है, तो उनको एज ए ट्रेडिशन पास कर देना चाहिए. प्रणब मुखर्जी ने भी बोला था कि भाई कर दो, पर यहाँ पे कांग्रेस ने पास नहीं किया. तो बजट है तो पास होना ही होना है. मनी बिल है, लोकसभा में बिना कोई सजेशन के पास कर दिया वापस से, क्या कर लेगा राज्यसभा? लेकिन प्रणब मुखर्जी बोले थे कि भाई आप कम से कम कितना मैग्नानिमिटी शो कीजिए कि आप पास कर दीजिए, इसको अपोज मत कीजिए, वो फुल मेजोरिटी में आए. पर नहीं शो किया, तो इसने भी डेप्यूटी स्पीकर ये सब जो कन्वेंशन था नहीं फॉलो किया. तो आप जैसा संबंध रखिएगा वैसा असर होगा. ठीक है. यहां तक समझ में आया या नहीं आया? Parliamentary politics is not just run by the rules, it is also run by convention, tradition. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, पर ये फॉलो नहीं कर रहा है, ना बीजेपी कर रहा है ना कांग्रेस आजकल. पहले लोग करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, मनमोहन सिंह भी करते थे, तो पीपल यूज टू फॉलो इट. पीवी नरसिम्हा राव ऑल्सो डिड इट. ठीक है. ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके ब्रीफ करना, ठीक है. फुल मेजोरिटी है, दे आर इंजॉइंग देयर पावर. तो अभी क्लास खत्म करें या नहीं करें? सर हाँ पहले लोकसभा में सर एंग्लो इंडियन बोल के भी एमपी सीट होता था सर. जी, अभी भी होता है. तो उसको सर रिमूव कर दिया, या तो अपॉइंट कैसे करता है, उसका रिमूव कैसे करता है सर उसको उसको कुछ थोड़ा रिमूव और बता देना अपॉइंट सर. नहीं करता है. उसमें सिर्फ है ना, प्रेसिडेंट को अगर लगेगा कि एंग्लो इंडियंस आर नॉट रिप्रेजेंटेड, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बिलीव दैट द एंग्लो इंडियंस आर नॉट रिप्रेजेंटेड, he will, on the advice of prime minister, appoint two people in Lok Sabha belonging to Anglo Indian community. ठीक है. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑन एवरीथिंग एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एडवाइजिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट एंग्लो इंडियन एज मेंबर्स ऑफ लोकसभा. बात खत्म. एंग्लो इंडियन क्या है मतलब? एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जो ब्रिटिश पॉपुलेशन का मेंबर था,
but they stayed in India and became Indian citizen after independence. Okay. Okay, thank you, sir. देखो, ये जो प्रोविजंस था ना कि लोकसभा में होने चाहिए, ये 2020 में रिमूव कर दिया है गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, इस प्रोविजंस को हटा दिया गया है। ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कब हटा दिया गया है? 2020 में। ठीक है, उससे पहले था, अब इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, इन 2020 एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104। ठीक है, इसको हटा दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, पहले लोकसभा में भी था और स्टेट असेंबली में भी था। स्टेट असेंबली में शायद एक सीट रिजर्व होता था एंग्लो इंडियन के लिए। ठीक है, अब उसको भी हटा दिया गया। ठीक है, लोकसभा वाला तो हटा दिया गया है, स्टेट वाला हमको देख के बताना होगा। अभी रोजर बिन्नी कहीं पे अपॉइंट हुए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ रोजर बिन्नी अपॉइंटेड। अच्छा, ये बीसीसीआई में अपॉइंट हुआ है। ठीक है, तो ये हटा दिया गया है आपका। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय। ये मिल जाएगा आज वाला, आज वाला का काइंडली नोट्स बनाइएगा।